नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन में चल रहे तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये जो परेशानियां चल रही हैं, ये जो समस्याएं चल रही हैं, ये किस तरह से दूर होंगी। आपका सवाल चाहे कुछ भी हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रहों से रिलेटेड हो, चाहे वो अंक ज्योतिष से रिलेटेड हो, आपके हर सवाल का जवाब हम आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने ग्रहों की चाल को ठीक कर सकते हैं, कैसे घर के वास्तु को सुधार सकते हैं और कैसे अंक ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र के विषय में। क्या होता है वास्तु शास्त्र, किस तरह से कार्य करता है और वास्तु शास्त्र का सही अर्थ क्या है, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पारस कुमार जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर पारस जी का स्वागत करते हैं। पारस जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पारस जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में जी। तो सबसे पहले अगर वास्तु की बात की जाए जी, तो वास्तु क्या है, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। ज्योति जी, वास्तु का अर्थ होता है वास्तु प्लस अस्तु। मीन्स जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका वास है, उसे वास्तु कहते हैं। मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग शंकर भगवान का अंधकासुर नाम के एक असुर के साथ महायुद्ध हुआ। उस महायुद्ध में अंधकासुर मारा गया। उस अंधकासुर के मारे जाने के बाद जब शिवजी भगवान विश्राम करने लगे तो उनके माथे से एक पसीने की बूंद नीचे गिरी। उस पसीने की बूंद के नीचे गिरते ही उस पसीने की बूंद से एक महान दैत्य पैदा हुआ। बहुत ही विचित्र प्राणी था, बहुत ही विशाल था। वो विशाल इतना था कि ज़मीन पे पड़े हुए जितना भी रक्त ज़मीन पर पड़ा हुआ था, वो सारे रक्त को लबालब पीने लग गया। और उस खून को पीने के बाद भी जब उसकी भूख नहीं मिटी, तब उसने शंकर भगवान की आराधना की, उनकी तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर शंकर भगवान ने उनसे पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने तीनों लोगों को खाने की अनुमति मांगी और शंकर भगवान ने उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो राक्षस निकल पड़ा, वो विचित्र प्राणी निकल पड़ा तीनों लोगों को खाने के लिए। यह देखकर सभी देवी देवता बहुत ही विचलित हो गए, बहुत ही चिंतित हो गए। तो उन देवी देवताओं में से 45 देवी देवता आगे आए। उन्होंने उस विचित्र प्राणी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तो उन 45 देवी देवताओं ने उनको रोककर उसे औंधे मुँह गिरा लिया। औंधे मुँह गिराकर उसके ऊपर वो बैठ गए। उसके ऊपर बैठ गए और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी का उन्होंने आह्वान किया। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने सभी 45 देवी देवताओं से कहा कि आप लोगों ने इस महान दैत्य को रोक के रखा है, तो आप जहाँ जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ जहाँ पर आप विराजमान हैं, उन सभी जगहों का स्वामित्व मैं आप लोगों को देता हूँ। तो उस प्रकार उन्होंने उस विचित्र प्राणी से भी कहा, क्योंकि सभी देवी देवता, ये 45 देवी देवता जो आपके ऊपर विराजमान हैं, जो आपके जिनका आपके ऊपर वास है, तभी से ब्रह्मा जी ने उन सभी देवी देवताओं को जहाँ जहाँ वो बैठे थे, जहाँ जहाँ वो विराजमान थे, उन जगहों का स्वामित्व उनको दे दिया। और उस विचित्र प्राणी को बोले, क्योंकि सभी देवी देवता आपके ऊपर वास कर रहे हैं, तो आज से आपका नाम वास्तु पुरुष कहलाया जाएगा। उन्हें एक नया नाम दिया गया, वास्तु पुरुष का नाम। और उन्हें कहा गया कि जो भी इंसान प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, उस इंसान को वह इंसान आपका आहार बनेगा। इस प्रकार वास्तु पुरुष की उत्पत्ति भारत में भाद्रपद महीने कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन शनिवार को कृतिका नक्षत्र व्यातिपात योग विष्टिकरण में हुई। जी, तो पारस जी, जिस तरह से आपने बताया कि वास्तु क्या है और वास्तु की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो अगर आपकी बात की जाए तो आपका इंटरेस्ट कैसे इसमें आया कि आपको वास्तुशास्त्र के विषय में जो है वो सीखना है, जानना है, किस तरह से आप इससे जुड़े और क्या क्या आपको इसमें जो है आपको सीखने को मिला, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। देखिए, मैं एक दिन ऐसे ही अपने घर पे बैठा था, तो मेरे घर का कुछ थोड़ा वास्तु ख़राब था, तो मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देख रहा था नेट पे। तो वहाँ से मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का एक लिंक मिला, जहाँ से मैंने
वास्तु के बारे में जाना कि एक्चुअली वास्तु होता क्या है। वहीं से जाना मैंने सब कुछ कि मेरे घर में क्या कमी है। वहाँ मेरे गुरुजी से बात हुई, उसके बाद मैं जाके वहाँ पे गुरुजी से मिला, इंस्टीट्यूट गया। वहाँ जाके उनकी जब मैंने बातें सुनी और उन्होंने मेरे घर के बारे में जो मुझे बताया वो सब कुछ एकदम सत्य था। उसके बाद से ही मेरा बहुत इंटरेस्ट जगा कि मुझे भी वास्तु का कोर्स करना है, वास्तुशास्त्र के बारे में जानना है कि ये कैसा विज्ञान है, ये कौन सा विज्ञान है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल्ट साइंस से पारस जी ने वास्तुशास्त्र का जो है वो कोर्स किया। उन्होंने जाना कि वास्तुशास्त्र क्या है और ये जानने के बाद आज वास्तुशास्त्र के बारे में वो लोगों को बताते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और जो भी उनके जीवन में वास्तु से संबंधित समस्याएं, परेशानियां आती हैं उसके बारे में लोगों की परेशानियों का हल करते हैं। पारस जी, आगे अगर बात की जाए वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा में हमें क्या प्लेस करना चाहिए और किस दिशा में हमें किचन, हमारा बेडरूम, स्टेयर्स, ये सब बनाने चाहिए? मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। देखिए, वास्तुशास्त्र को आज की भाषा में साइंस ऑफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ पंच तत्वों से बना है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। मैं तो कहता हूँ भगवान शब्द का अर्थ जो है वो भी पंच तत्व से ही निकला है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यही 5 शब्द, यही 5 तत्व भगवान शब्द में भी है। इसी तरह से हम जिस भूमि पर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो उस भूखंड की चारों दिशाएं, चारों मुख्य दिशाएं और चारों उप दिशाएं, इन सभी में भी पंच तत्व का वास होता है। मैं तो कहता हूं कि ये सभी दिशाएं पंच तत्व से ही बनी है। हमें जब भी हमें मकान का निर्माण करना हो तो इन पंच तत्वों को देखते हुए और शुभ अशुभ ऊर्जा एवं मर्म अति मर्म स्थान का विचार करके ही निर्माण कार्य करना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमें पूजा घर बनाना चाहिए, क्योंकि पूजा घर को हम हमेशा साफ एवं स्वच्छ रखते हैं। ऐसा करने से हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, लिविंग रूम आदि बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्टडी रूम भी बना सकते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही शुभ होता है। बच्चों को वहाँ से एक अच्छी शिक्षा मिलती है। इसके बाद आता है ईस्ट में हमें चिल्ड्रंस रूम, पूजा घर, बाथरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम बना सकते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट अग्निकोण होता है। अग्निकोण में हमेशा किचन या अग्नि से संबंधित ही कोई हमें कार्य करना चाहिए। जैसे वहाँ पे जनरेटर रख सकते हैं, इन्वर्टर रख सकते हैं, बिजली का मीटर लगा सकते हैं, मेन स्विच बोर्ड लगा सकते हैं। इसके बाद आता है साउथ में हमेशा अपना बेडरूम, हम टॉयलेट, सीढ़ियाँ आदि बना सकते हैं। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट में कोई भारी एवं कम उपयोगी सामान का स्टोर रूम बनाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा हमें स्टेबिलिटी देती है। इस दिशा को हमेशा भारी और स्ट्रांग रखना चाहिए और ऊंचा रखना चाहिए। इसके बाद आता है वेस्ट में हम भोजन कक्ष, टॉयलेट्स, सीढ़ियाँ एवं स्टडी रूम बना सकते हैं। और छत पर हम ओवरहेड वाटर टैंक लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पशुशाला, पार्किंग आदि बना सकते हैं। नॉर्थ एक कुबेर की दिशा है। यहाँ हमेशा हमें अपना कोषागार बनाना चाहिए। इस जगह को हमेशा हल्का रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। इस जगह पे आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, लॉन बना सकते हैं। इसको हमेशा खुला रखिए। जबकि मध्य यानी सेंटर में हमें खाली स्थान रखना चाहिए। यह अति मर्म स्थान होता है। अति मर्म स्थान में कभी भी कोई दीवार, खूंटी, पिलर, बीम इत्यादि ये नहीं आना चाहिए। जी, पारस जी, वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, घर की कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए इसके बारे में बात की, लेकिन अब बात की जाए अगर मेन डोर की, मेन गेट एंट्रेंस की, तो प्लॉट की किस दिशा के अनुसार हमें ये सब चीज़ें कहाँ लगानी चाहिए? मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो हमेशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही मेन गेट लगाना चाहिए। अगर साउथ फेसिंग है तो साउथ ईस्ट में ही मेन गेट लगाना चाहिए। अगर वेस्ट फेसिंग मकान है तो नॉर्थ वेस्ट में मेन गेट लगाना चाहिए। और अगर नॉर्थ फेसिंग है
नॉर्थ ईस्ट में ही मेन गेट लगाना चाहिए। बस हमें हमेशा शुभ और अशुभ ऊर्जा का विचार कर लेना चाहिए। पारस जी, वास्तु के बारे में जब भी बात आती है तो अक्सर दो तरह के जो वास्तु है उनकी बात आती है। जहां हम रहते हैं एक उस वास्तु की बात आती है, और एक आता है हमारे व्यापार क्षेत्र, हमारी दुकान हो गया, हमारा ऑफिस हो गया, उस वास्तु की बात। मतलब रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु, तो इन दोनों वास्तु में क्या फ़र्क है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु में मुख्यतः 5 प्रकार के नियम ही लागू होते हैं। पहला है, रेजिडेंशियल वास्तु में आमतौर पर साउथ में मुख्य द्वार अशुभ माना जाता है, जबकि कमर्शियल वास्तु में हम चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में हम मुख्य द्वार ले सकते हैं। रेजिडेंशियल वास्तु में भूखंड के आधे से कम भाग में हम बेसमेंट बना सकते हैं, जबकि कमर्शियल में हम पूरे भूखंड में बेसमेंट बना सकते हैं। तीसरा आता है, रेजिडेंशियल वास्तु के नज़दीक मंदिर, धर्मस्थल, हॉस्पिटल, ये कोई भी सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, ये सब रेजिडेंशियल वास्तु में अशुभ माने जाते हैं, जबकि कमर्शियल वास्तु में यही सब चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती है, इनका होना अच्छा होता है। चौथा आता है, रेजिडेंशियल वास्तु के लिए गौमुखी प्लॉट अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, जबकि कमर्शियल वास्तु के अकॉर्डिंग सिंहमुखी प्लॉट बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा आता है, रेजिडेंशियल वास्तु के अकॉर्डिंग मार्ग, टी पॉइंट, ये सब वेद शूल में आते हैं तो ये अशुभ माने जाते हैं, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में कमर्शियल वास्तु के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे चौराहा, कोई चौक या कोई टी पॉइंट आता है तो वो शुभ माना जाता है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई टी पॉइंट आता है तो वो बहुत ही शुभ होता है। जी, तो पारस जी, वास्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वास्तु की अगर बात आती है तो बच्चों की बात भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, जिसमें बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की जॉब की बात होती है। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, सारा दिन टीवी में लगा रहता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो क्या आप बच्चे का ना पढ़ने का कहीं ना कहीं वास्तु से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप जरूर। जी, आजकल जो है सभी पेरेंट्स का, सभी माता पिता का एक ये बहुत बड़ा विषय है कि वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम्स वगैरह देखते रहते हैं। देखिए, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगना, इसका वास्तु से बहुत बड़ा लिंक है। वो किस दिशा में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो कहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो बच्चों का स्टडी रूम हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए, और वेस्ट साउथ वेस्ट में जब हम वो रूम बनाते हैं तो उसके दरवाजे ईस्ट और नॉर्थ में होने चाहिए, एवं उसकी खिड़कियां भी ईस्ट और नॉर्थ में होनी चाहिए। और जब पढ़ते वक्त बैठते हैं तो उनका फेस जो है वो कुछ इस प्रकार से, जिसके दरवाजे ईस्ट एवं नॉर्थ में होने चाहिए, खिड़कियां भी ईस्ट एवं नॉर्थ में होनी चाहिए। साउथ में खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। स्टडी रूम की चेयर टेबल ईस्ट और नॉर्थ में इस प्रकार रखनी चाहिए कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो उसका फेस ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ हो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ईस्ट की दीवार पर उनके गुरु की या उनके इष्ट देव की एक फ़ोटो या मूर्ति लगानी चाहिए, उससे बच्चे का कंसंट्रेट बना रहता है। बात करते हैं बच्चों के बुक्स वगैरह रखने की बात, तो बुक्स का रैक या अलमारी वो साउथ को छोड़कर या साउथ वेस्ट को छोड़कर सुविधा अनुसार कहीं भी बना सकते हैं। पारस जी, ये तो हमने बात करी घर के वास्तु की, घर का वास्तु किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में बात की, लेकिन अगर हम बात करें हमें घर बनाने के लिए भी भूमि ही लेनी है, तो क्या घर बनाने के लिए जो ज़मीन हम लेने जा रहे हैं, तो क्या उससे पहले हमें वास्तु के बारे में सोचना चाहिए? क्या हमें ये देखना चाहिए कि हम जो भूमि ले रहे हैं उसका वास्तु किस तरह का है, या आसपास की जो चीज़ें हैं वो वास्तु के लिए ठीक हैं या नहीं हैं? इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है जी। वृद्ध वास्तुमाला के अनुसार श्लोक नंबर 82 से 89 तक 4 प्रकार की भूमि बताई गई है। ये 4 प्रकार की भूमि इस प्रकार है। पहली है गज पृष्ठ भूमि। गज पृष्ठ भूमि साउथ वेस्ट और वेस्ट की ओर से ऊंची होती है, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह धन, आयु, वंश वृद्धि करने वाली मानी जाती है। दूसरी आती है कुरुम पृष्ठभूमि। ये कुरुम पृष्ठभूमि कछुए के आकार की होती है, जो मध्य में से ऊंची एवं चारों तरफ से नीची होती है। यह भूमि भी शुभ मानी जाती है।
यह भूमि भी शुभ मानी जाती है। यह उत्साह धन धान्य को बढ़ाने वाली होती है। तीसरी आती है दैत्य पृष्ठभूमि। दैत्य पृष्ठभूमि बहुत अशुभ होती है। यह नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ से ऊंची होती है एवं साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ से नीची होती है। यह धन पुत्र की हानि करने वाली होती है एवं प्रेत उपद्रव करने वाली होती है। चौथी आती है नाग पृष्ठभूमि। नाग पृष्ठभूमि ईस्ट टू वेस्ट की ओर लंबी तथा नॉर्थ और साउथ में ऊंची और मध्य में नीची होती है। यह भूमि मृत्यु, भय, स्त्री, पुत्र आदि का नाश, शत्रु वृद्धि, मान हानि, धन हानि का कारक होती है। जी, तो पारस जी, हमने बात की घर के वास्तु के बारे में, घर का वास्तु किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में। लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार कार्यक्रम के दौरान हमें मेल करते रहते हैं। एक दर्शक हैं, इनका नाम है सुभाष। इनका मेल मुझे आया है और इनका कहना है कि मैं घर में नया मंदिर जो है वो रिनोवेट करवा रहा हूँ, तो घर का मंदिर किस दिशा में बनाऊँ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोग जो है मंदिर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस दिशा में बनाए, किस दिशा में ना बनाए। वैसे तो चारों दिशाओं में ही भगवान का वास है, हम कहीं भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में स्वयं शिव शंभू का वास होता है, इसलिए हमें हमेशा मंदिर अपना नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने से सब कुछ स्वच्छ रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माइंड में क्लैरिटी रहती है, तो नॉर्थ ईस्ट में ही हमें हमेशा मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर को लेकर भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी मंदिर लकड़ी के एक पटरे के ऊपर ही बनाना चाहिए, ना कि किसी बहुत भारी पत्थर या एक घर में जैसे लोग एक ऊंचा सा स्लैब बनवा लेते हैं मार्बल का और उसके ऊपर मंदिर को रखते हैं। तो उस जगह को कभी भी भारी ना रखें, उस जगह को हमेशा हल्का रखें। उसी जगह पे ही मंदिर आप बनवाइए और लकड़ी का मंदिर होगा तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप संगमरमर का मंदिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं उनकी गिनती का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मूर्तियाँ 6 इंच से ज़्यादा की हाइट नहीं होनी चाहिए। 6 इंच से ज़्यादा की हाइट की मूर्तियाँ सही नहीं होती है। इससे ज़्यादा हाइट की मूर्तियाँ बड़े मंदिरों में या जो घर के बाहर जो बड़े मंदिर होते हैं उन्हीं में ही हम उन्हें स्थापित करते हैं, वहाँ पे ही हम उनको रख सकते हैं। घर में हमें छोटी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। हाँ, आप तस्वीरें आप बड़ी रख सकते हो, चाहे जितनी बड़ी तस्वीर आप लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है साक्षी। इनका कहना है कि रसोई घर जो है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, मुझे गैस कौन सी दिशा में रखनी है और बर्तन किस दिशा में धोऊं जो मेरे घर के लिए, मेरी रसोई के लिए बेहतर हो, इसके बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, रसोई हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट जो है एक आग्नेय कोण है, तो आग्नेय कोण की वजह से वहाँ हमेशा रसोई बनानी चाहिए। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जब भी हम रसोई में हम खाना बना रहे हो तो हमारा जो मुख है उसकी फेसिंग जो है हमारी जो फेसिंग है वो ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट में ईस्ट की तरफ की जो दिशा होती है ये शुक्र की दिशा होती है। और शुक्र की तरफ मुँह करके या शुक्र की दिशा की तरफ करके जब हम खाना बनाते हैं तो वो खाना बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसके अलावा जब भी आप बर्तन धोते हैं या आपका पानी का जो प्रवाह है वो हमेशा आपकी किचन में नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ किचन का वास्तु एक अपना अलग वास्तु होता है, तो किचन का जो नॉर्थ का पार्ट है आपको अपना नल, आपका वॉश बेसिन वहाँ रखना चाहिए, वहीं आपको अपने बर्तन वगैरह धोने चाहिए। जी पारस जी, जब घर के वास्तु की बात हो रही है तो हमारा बेडरूम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होती है हमारे लिए, हम सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं। तो घर के वास्तु में अगर हम अपने बेडरूम के वास्तु की बात करें तो हमारा जो बेडरूम है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, बेड किस दिशा में लगाएं, और जो हमारा मेकअप रूम है, चेंजिंग रूम है, या आजकल तो बेडरूम के अंदर ही अटैच वॉशरूम बन रहे हैं, तो वो सब किस दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारा बेडरूम हमेशा साउथ दिशा में होना चाहिए। साउथ की दिशा सबसे बढ़िया दिशा मानी गई है, साउथ की दिशा। और ये भी ध्यान रहे कि उस बेडरूम में घर के मुख्य जो भी घर के बड़े होंगे उन्हीं का ही बेडरूम उस दिशा में आना चाहिए।
क्योंकि घर के मुख्य जो लोग होते हैं वो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और वो दिशा जो है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करती है। तो इसीलिए हमारे साउथ की दिशा में हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या घर के जो भी बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, उनका बेडरूम उधर आना चाहिए। नवविवाहित के लिए नॉर्थ ईस्ट में हम एक रूम बना सकते हैं जहाँ पे हम उनको रहने की अनुमति देते हैं। उनका रूम कभी भी बड़े बुजुर्गों के रूम के आसपास नहीं होना चाहिए। रही बात सोने के तरीके की कि हमारा बेड किस तरीके से लगाया जाए, तो बेड हमेशा इस तरीके से लगाना चाहिए कि जब भी हम सो रहे हो तो हमारा सर साउथ की ओर हो और पैर हमारे नॉर्थ की तरफ हो, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक पावर होती है जो कि नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती है, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाती है। तो हमेशा सर साउथ की तरफ और पैर नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। पारस जी, जब भी घर की बात आती है तो सीढ़ियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सीढ़ियाँ कौन सी दिशा में हों और सीढ़ियों के नीचे का जो स्थान होता है वहाँ पर हम कई बार जूते रखने की रैक बना लेते हैं, या फिर कई बार हम मोटर्स रख लेते हैं, पानी की मोटर्स रख लेते हैं। तो क्या वो वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है और सीढ़ी किस दिशा में हो, इसके बारे में बताएं। जी, सीढ़ियाँ हमेशा साउथ वेस्ट में, साउथ में या वेस्ट में बना सकते हैं। समटाइम्स हम इसे नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट में इसे अवॉइड कीजिए। और सीढ़ियों का जो घुमाव होता है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा राइट साइड में घूम के ही चलनी चाहिए। कभी भी उल्टे हाथ की तरफ सीढ़ियाँ ना घूमें, सीधे हाथ की तरफ ही घूमनी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज राइट हैंड के साइड घूमें, कभी भी उल्टे हाथ की तरफ ना घूमें। सीढ़ियों के नीचे जो हम अक्सर कई बार कुछ लोग जो है वॉशरूम बना लेते हैं या वहाँ वॉश बेसिन लगा देते हैं या उसे बंद कर देते हैं, स्टोर रूम की तरह भी उसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। सीढ़ियों के नीचे कभी भी वॉशरूम ना बनाएं, वॉश बेसिन ना रखें। वहाँ पानी रहेगा तो वहाँ पानी रहने से आपकी बहन, बुआ, बेटी को हमेशा तकलीफ़ रहेगी। इनफैक्ट वहाँ अगर किसी तरीके की कोई लीकेज भी होगी, आपने कोई मोटर वहाँ लगा रखी है, उस मोटर की लीकेज है, तो उससे भी आपकी बहन, बेटी, बुआ को परेशानी रहेगी ही रहेगी। पारस जी, वास्तु की बात कर रहे हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मर्म और अति मर्म स्थान की बात की जाए, जहां हम कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, मर्म और अति मर्म स्थान, ये बहुत ही मर्म और अति मर्म स्थान ये बहुत ही मेन ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना चाहिए। इन दिशाओं इन स्थानों में कौन कौन सी जगह आती है वो मैं आपको बताता हूँ। इनमें आता है सिर, मुख, नाभि, दोनों स्तन, पेट, लिंग, यह अति मर्म स्थान में आते हैं। इन स्थानों पर हमें भूल कर भी किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में अगर इन स्थानों पर किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम कर दिया है या उस जगह पे है, जैसे सिर के ऊपर अगर हमने वहाँ पे बेड रख दिया है तो वो वज़न हमारे सर पे रहेगा। सिर के ऊपर अगर हमने सीढ़ियाँ बना दी है नॉर्थ ईस्ट में तो वो हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देती है। इसलिए हमें कभी भी मर्म और अति मर्म स्थान के ऊपर किसी भी तरीका कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। जी, तो पारस जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को वास्तु के बारे में बताया कि वास्तु किस तरह का होना चाहिए घर का और किस तरह से हमें घर में जो कंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमें और हमारे दर्शकों को वास्तु के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, नमस्कार। नमस्कार।